Hello guys, welcome to SPPS School. Today we see Chapter 3 सामाजिक संस्थाएं निरंतरता एवं परिवर्तन आफ्टर 12th class Sociology. Watch the video from start to end. If you like the video, then please लाइक एंड शेयर। आइए हम चैप्टर 3 सामाजिक संस्थाएं निरंतरता एवं परिवर्तन का सॉल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जाति व्यवस्था में पृथक्करण और अधिक्रम की क्या भूमिका है? इसका आंसर देख लेते हैं। जाति व्यवस्था के सिद्धांतों को दो समुच्चयों के संयोग के रूप में समझा जा सकता है। ठीक है, पहला भिन्नता और अलगाव पर आधारित है और दूसरा संपूर्णता और अधिक्रम पर। ठीक है, प्रत्येक जाति एक दूसरे से भिन्न है तथा इस पृथकता का कठोरता से पालन किया जाता है। इस तरह के प्रतिबंधों में विवाह, खान पान तथा सामाजिक अंतर्संबंध से लेकर व्यवसाय तक शामिल है। ठीक है, भिन्न भिन्न तथा पृथक जातियों का कोई व्यक्तिगत अस्तित्व नहीं है, संपूर्णता में ही उनका अस्तित्व है। ठीक है, यह सामाजिक संपूर्णता समतावादी होने के बजाय अधिक्रमित है। प्रत्येक जाति का समाज में एक विशिष्ट स्थान होने के साथ साथ एक क्रम सीढ़ी भी होती है। ऊपर से नीचे जाती एक सीढ़ीनुमा व्यवस्था में प्रत्येक जाति का एक विशिष्ट स्थान होता है। ठीक है, भिन्न भिन्न तथा पृथक जातियों का कोई व्यक्तिगत अस्तित्व नहीं है। ठीक है, ऊपर से नीचे जाति एक सीढ़ी अवस्था में प्रत्येक जाति का एक विशिष्ट स्थान भी होता है। ठीक है, जाति की यह अधिक्रमती व्यवस्था शुद्धता तथा अशुद्धता के अंतर पर आधारित होती है। ये जातियाँ जिन्हें कर्मकांड की दृष्टि से शुद्ध माना जाता है। ठीक है, ये जातियाँ जिन्हें की कर्मकांड की दृष्टि से शुद्ध माना जाता है उनका स्थान उच्च होता है और जिनको अशुद्ध माना जाता है उन्हें निम्न स्थान दिया जाता है। ठीक है, इतिहासकारों का मानना है कि युद्ध में पराजित होने वाले लोगों को निचली जाति में स्थान मिला है। ठीक है, इतिहासकारों का मानना है कि युद्ध में पराजित झेलने वाले लोगों को निचली जाति में स्थान मिला है। ठीक है, जातियाँ एक दूसरे से सिर्फ कर्मकांड की दृष्टि से ही असमान नहीं है। ठीक है, जातियाँ एक दूसरे से सिर्फ कर्मकांड की दृष्टि से ही आसमान नहीं है बल्कि ये एक दूसरे की पूरक तथा गैर प्रतिस्पर्धा समूह है। इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक जाति का इस व्यवस्था में अपना एक स्थान है। ठीक है, इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक जाति का इस व्यवस्था में अपना एक स्थान है तथा यह स्थान कोई दूसरी जाति नहीं ले सकती है। ठीक है, जाति का संबंध व्यवसाय से भी होता है। ठीक है, व्यवस्था श्रम के विभाजन के अनुरूप कार्य करती है, इसमें परिवर्तनशीलता की अनुमति नहीं होती है। ठीक है, पृथक्करण तथा अधिक्रम का विचार भारतीय समाज में भेदभाव, असमानता तथा अन्यायमूलक व्यवस्था की तरफ इंगित करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वे कौन से नियम हैं जिनका पालन करने के लिए जाति व्यवस्था बाध्य करती हैं? कुछ के बारे में बताइए। ठीक है, वे कौन से नियम हैं जिनका पालन करने के लिए जाति व्यवस्था बाध्य करती हैं? कुछ के बारे में बताइए। इसका आंसर देखते हैं। जाति व्यवस्था के द्वारा समाज पर आरोपित सर्वाधिक सामान्य नियम अग्निलिखित है। ठीक है,
जाति का निर्धारण जन्म से होता है। ठीक है, जाति का निर्धारण जन्म से होता है। एक बच्चा अपने माता पिता की जाति में ही जन्म लेता है। कोई भी न तो जाति को बदल सकता है न छोड़ सकता है, और न ही इस बात का चयन कर सकता है कि वह जाति में शामिल है अथवा नहीं। जाति की सदस्यता के साथ विवाह संबंधी कठोर नियम शामिल होते हैं। जाति समूह सजातीय होते हैं तथा विवाह समूह के सदस्यों में ही हो सकते हैं। ठीक है, जाति के सदस्यों को खान पान के नियमों का पालन करना होता है। एक जाति में जन्म लेने वाला व्यक्ति उस जाति से जुड़े व्यवसाय को ही अपना सकता है। यह व्यवसाय वंशानुगत होता है। ठीक है, यह व्यवसाय वंशानुगत होता है। जाति में स्तर तथा स्थिति का अधिक्रम होता है। हर व्यक्ति की एक जाति होती है और हर जाति का सभी जातियों के अधिक्रम में एक निर्धारित स्थान होता है। ठीक है, जातियों का उपविभाजन भी होता है। जातियों का उपविभाजन भी होता है। कभी कभी उपजातियों में भी उपजातियां होती हैं। इसे खंडात्मक संगठन कहा जाता है। ठीक है, जातियों का उपविभाजन भी होता है। कभी कभी उपजातियों में भी उपजातियां होती हैं। इसे खंडात्मक संगठन कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, किन अर्थों में नगरीय उच्च जातियों के लिए जाति अपेक्षाकृत अदृश्य हो गई है? ठीक है, तो आइए हम इसका आंसर देख लेते हैं। जाति व्यवस्था में परिवर्तन का सर्वाधिक लाभ शहरी मध्यम वर्ग तथा उच्च वर्गों को मिला है। ठीक है, जाति व्यवस्था में परिवर्तन का सर्वाधिक लाभ शहरी मध्यम वर्ग तथा उच्च वर्गों को मिला है। जातिगत अवस्था के कारण इन वर्गों को भरपूर आर्थिक तथा शैक्षणिक संसाधन उपलब्ध हुए तथा तीव्र विकास का लाभ भी उन्होंने पूरा उठाया। ठीक है, विशेष तौर से ऊंची जातियों के अभिजात्य लोग आर्थिक सहायता प्राप्त, सार्वजनिक शिक्षा, विशेष रूप से विज्ञान, प्रौद्योगिकी, चिकित्सा तथा प्रबंधन के क्षेत्र में व्यावसायिक शिक्षा में लाभान्वित, ठीक है, लाभान्वित होने में सफल हुए हैं। इसके साथ ही स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के प्रारंभिक दशकों में राजकीय क्षेत्र की नौकरियों में हुए विस्तार को भी लाभ उठाने में सफल रहे। समाज की अन्य जातियों की तुलना में उनका उच्च शैक्षणिक स्थिति में उनकी एक विशेष अधिकारों वाली स्थिति प्रदान की। ठीक है, अनुसूचित जाति, जनजाति तथा पिछड़े वर्ग की जातियों के लिए यह परिवर्तन नुकसानदेह साबित हुआ है। ठीक है, अनुसूचित जाति, जनजाति तथा पिछड़े वर्ग की जातियों के लिए यह परिवर्तन नुकसानदेह साबित हुआ है। इससे जाति और अधिक स्पष्ट हो गई है। ठीक है, इससे जाति और अधिक स्पष्ट हो गए हैं। उन्हें विरासत में कोई शैक्षणिक तथा सामाजिक ख्याति नहीं मिली थी तथा उन्हें पूर्व स्थापित उच्च जातियों से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ रही थी। ठीक है, वे अपनी जातीय पहचान को नहीं छोड़ सकते थे। वे कई प्रकार के भेदभाव के शिकार हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, जनजातियाँ आदिम समुदाय हैं जो सभ्यता से अछूते रहकर अपना अलग अलग जीवन व्यतीत करते हैं। इस दृष्टिकोण के विपक्ष में आप क्या साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहेंगे? ठीक है, तो इसका आंसर देख लेते हैं। यह मानने का कोई कारण नहीं है। ठीक है, यह मानने का कोई कारण नहीं है कि जनजातियां विश्व के शेष हिस्सों में कटी रही है तथा सदा से समाज का एक दबा कुचला हिस्सा रही है। ठीक है, इस कथन के पीछे निम्नलिखित कारण दिए जा सकते हैं। ठीक है, इस कथन के पीछे निम्नलिखित कारण दिए सकते हैं। फर्स्ट नंबर पे दिया गया है, मध्य भारत में अनेक गौंड राज्य रहे हैं, जैसे गढ़ मंडला या
चांद। ठीक है, सेकेंड पॉइंट देखते हैं, मध्यवर्ती तथा पश्चिमी भारत के तथा कथित राजपूत राज्यों में से अनेक रजवाड़े वास्तव में स्वयं आदिवासी समुदाय में स्तरीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से ही उत्पन्न हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन लेते हैं, आदिवासी लोग अक्सर अपनी आक्रामकता तथा स्थानीय लड़ाकू दलों से मिली भगत के कारण मैदानी इलाकों के लोगों पर अपना प्रभुत्व कायम करते हैं। ठीक है, आदिवासी लोग अक्सर अपनी आक्रामकता तथा स्थानीय लड़ाकू दलों से मिली भगत के कारण मैदानी इलाकों में पर अपना प्रभुत्व कायम करते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ विशेष प्रकार के व्यापार, ठीक है, इसके अतिरिक्त कुछ विशेष प्रकार के व्यापार पर भी उनका अधिकार था, जैसे वन्य उत्पादक नमक हाथियों का विक्रय। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, जनजातियों को एक आदिम समुदाय के रूप में प्रमाणित करने वाले तथ्य। सामान्य लोगों की तरह जनजातियों का कोई अपना राज्य अथवा राजनीतिक पद्धति नहीं है। ठीक है, सामान्य लोगों की तरह जनजातियों का कोई अपना राज्य अथवा राजनीतिक पद्धति नहीं है। सेकंड पॉइंट देखते हैं, उनके समाज में कोई लिखित धार्मिक कानून भी नहीं है। ठीक है, उनके समाज में कोई लिखित धार्मिक कानून भी नहीं है, न तो वे हिंदू है न ही खेतीहर। ठीक है, न तो वे हिंदू है और न ही खेतीहर है। प्रारंभिक रूप से ये खाद्य संग्रहण, मछली पकड़ने, शिकार, कृषि इत्यादि गतिविधियों में संलिप्त रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, जनजातियों का निवास घने जंगलों तथा पहाड़ी क्षेत्रों में होती हैं। ठीक है, जनजातियों का निवास घने जंगलों तथा पहाड़ी क्षेत्रों में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, आज जनजातियां पहचानों के लिए जो दावा किया जा रहा है उसके पीछे क्या कारण है? इसका आंसर देख लेते हैं। जनजातियां समुदायों का मुख्य धारा की प्रक्रिया में बलात् समावेश को प्रभाव जनजातियां संस्कृति तथा समाज पर ही नहीं अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा है। ठीक है, आज जनजातियां पहचान का निर्माण अंतःक्रिया की प्रक्रियाओं के द्वारा हो रहा है। ठीक है, अंतःक्रिया की प्रक्रिया का जनजातियों के अनुकूल नहीं होने के कारण आज अनेक जनजातियां गैर जनजातियां जगत की प्रचंड शक्तियां के प्रतिरोध की विचारधारा पर आधारित हैं। ठीक है, झारखंड तथा छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों के गठन के कारण जो सकारात्मक असर पड़ा वह सतत समस्याओं के कारण नष्ट हो गया। ठीक है, वह सतत समस्याओं के कारण नष्ट हो गया। पूर्वोत्तर राज्य के बहुत से नागरिक एक विशेष कानून के अंतर्गत रहे हैं, जिससे उनके नागरिक अधिकारों को सीमित कर दिया गया है। समस्त विद्रोह के दमन के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कठोर कदम तथा फिर उनसे भड़के विद्रोह के दुष्चक्र ने पूर्वोत्तर राज्य की अर्थव्यवस्था, संस्कृति और समाज को भारी हानि पहुंचाई है। ठीक है, सने सने उभरते हुए शिक्षित मध्यम वर्ग ने आरक्षण की नीतियां के साथ मिलकर एक नगरीकृत व्यावसायिक वर्ग का निर्माण किया। क्योंकि जनजातियां समाज में विभेदीकरण तेजी से बढ़ रहा है, विकसित तथा अन्य के बीच विभाजन भी बढ़ रहा है। ठीक है, विकसित तथा अन्य के बीच विभाजन भी बढ़ रहा है। जनजातियां पहचान के नवीनतम आधार विकसित हो रहे हैं। ठीक है, इन मुद्दों को हम दो प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला, भूमि तथा जंगल जैसे महत्वपूर्ण आर्थिक संसाधनों पर नियंत्रण से संबंधित है। दूसरा मुद्दा जलीय संस्कृति तत्व की पहचान को लेकर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8,
परिवार के विभिन्न रूप क्या हो सकते हैं? परिवार के विभिन्न रूप क्या हो सकते हैं? इसका आंसर देखते हैं। परिवार एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है, चाहे वो एकल परिवार हो अथवा विस्तारित। यह कार्य निष्पादन का स्थान है। हाल के दिनों में परिवार की संरचना में काफ़ी परिवर्तन हुए हैं। ठीक है, हाल के दिनों में परिवार की संरचना में काफ़ी परिवर्तन हुए हैं। उदाहरण के तौर पर सॉफ्टवेयर उद्योग में कार्य कर रहे लोग जब कार्य समय के कारण बच्चों को देख रेख नहीं कर पाते हैं तो दादा दादी नाना नानी को बच्चों की देखभाल करनी पड़ती है। ठीक है, परिवार का मुखिया स्त्री अथवा पुरुष हो सकते हैं। ठीक है, बेहतर की खोज माता या पिता ही कर सकते हैं। परिवार के गठन की यह संरचना आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक तथा शैक्षिक जैसी बहुत सारे कारकों पर निर्भर करती है। ठीक है।